एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी क्यूआर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था और वहाँ पे हमने बहुत सारे टाइप्स देखे थे। तो उसमें से एक टाइप हमने देखा था वेटलैंड का। तो उसी में से आज हम बात करेंगे वेटलैंड्स की कि ये क्या होते हैं, क्यों इम्पोर्टेंस है और इनके ये किस तरह से आज इनकी क्षति हो रही है और इसके संरक्षण के उपाय भारत सरकार के द्वारा क्या किए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आर्द्रभूमि की। आर्द्रभूमि पारितंत्र या आर्द्रभूमि होती क्या है। तो जो रामसर कन्वेंशन है उसके तहत आर्द्रभूमि को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है कि दलदली भूमि, बाढ़ के मैदान, नदियों एवं झील, मैंग्रोव, प्रवाल भित्ति और अन्य जो समुद्री क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं जो निम्न ज्वार पर 6 मीटर से अधिक गहरे नहीं होते हैं। तो ये हमारे आर्द्र भूमि के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो आगे बात करें हम कि आर्द्र भूमि का वर्गीकरण किस तरह से किया गया। जो रामसर कन्वेंशन है उसी में इसको 3 तरीके से डिवाइड किया गया। सबसे पहले है समुद्री या तटीय आर्द्र भूमि और दूसरा है इनलैंड आर्द्र भूमि और तीसरा मानव निर्मित आर्द्र भूमि। जो समुद्री तटीय आर्द्र भूमि है उसमें हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, एस्चुरीज, लैंगून, मैंग्रोव, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। और इनलैंड जो आर्द्र भूमि है उसमें डेल्टा, तालाब, क्रीक, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। मानव निर्मित जो आर्द्र भूमि है उसमें एक्वाकल्चर, कैनाल, सिंचित कृषि भूमि, इन सब की चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो बात करते हैं आगे की इम्पोर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स। तो ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो दुनिया में जो 40% जो प्रजातियां हैं वो आर्द्र भूमि में रहती हैं। ओके, जिसके कारण जैव विविधताएँ हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और दूसरा है आपदा जोखिम, ये को ये कम करती हैं। मीन्स यहाँ पे ये जैसे तूफ़ान की जो है तीव्रता को ये काफ़ी कम करती हैं। ओके, थर्ड है वेटलैंड जो है जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ये 30% तक अवशोषित करते हैं। ओके, और ये मतलब समय समय पर विभिन्न सेवाएं हमें प्रदान करते रहते हैं और जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे प्रोविजनिंग सेवा को डिस्कस करें या विनियमन सेवा, सांस्कृतिक सेवा या सहायक सेवा। तो प्रोविजनिंग सेवा में हमें ये भोजन, स्वच्छ जल, ये सब कुछ प्रदान करते हैं। विनियमन सेवा में जलवायु नियमन और मृदा अपरदन, प्रदूषण नियंत्रण, इन सब के बारे में ये हमें देते हैं। और सांस्कृतिक सेवा में मनोरंजन, पर्यटन, सौंदर्य, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। और सहायक सेवाओं में मृदा निर्माण, परागण और जैव विविधताएँ, ये सब इनके अंतर्गत सहायक सेवाओं के अंतर्गत आता है। ओके, और आगे बात करें हम कि भारत में आर्द्र भूमि का वितरण किस तरह से है। तो बात करें यहाँ पे इनलैंड आर्द्र भूमि जो है प्राकृतिक है वो 43% है। इनलैंड जो आर्द्र भूमि मानव निर्मित है वो 30% है। कोस्टल जो आर्द्र भूमि है प्राकृतिक वो 24% है। कोस्टल आर्द्र भूमि मानव निर्मित 3% है। ओके, तो आगे बात करें कि आर्द्र भूमि में कमी के क्या कारण हैं। तो इसको हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं, जिसमें हम बात करें मानव कारक और प्राकृतिक कारक। मानव कारक में भूमि जल का अतिदोहन हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठोस अपशिष्ट निपटान नहीं है। मीन्स प्लास्टिक वगैरह सब ऐसे ही समुद्र में या फिर खुले क्षेत्रों में फेंके जाते हैं। खनन, जल निकासी। और प्राकृतिक कारक में बाढ़, अपरदन, जलवायु परिवर्तन, तूफान, ये सब कुछ प्राकृतिक कारक के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करें कि मार्टेक्स जो रिकॉर्ड है वो क्या है। जो मार्टेक्स रिकॉर्ड है वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि में एक ऐसी आर्द्र भूमि की सूची है जिसमें तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय बदलाव हो चुका है या हो रहा है या होने की संभावना है। इसे ही रामसर सूची के भाग के रूप में बनाए रखा जाता है। ओके, और इसमें भारत में दो इसमें आते हैं। एक तो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और ये राजस्थान में है, और लोकटक झील जो मणिपुर में है। ओके,
तो यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा समय समय पर यहाँ पे संरक्षण के प्रयास किए गए, जिसमें पहला रामसर कन्वेंशन ही है, ओके, दूसरा है मांटो रिकॉर्ड ये है, और तीसरा राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम, जिसके तहत सुरक्षा की बात की गई, योजना प्रबंधन और निगरानी की बात करी गई, व्यापक सूची बनाई गई कि किस तरह से मतलब सरकार द्वारा जो आर्द्र भूमि की इस क्षेत्र में तीव्रता से कार्य किया जाए, और सभी जो आर्द्र भूमि है उनकी एक सूची, इनको एक सूची में रखे, और विधान मतलब इनको बचाने के लिए समय समय पर कानून बनाए गए, इस तरह से। तो चौथा है अनुसंधान कार्य, पांचवा है रिमोट सेंसिंग के सेंसिंग तकनीक द्वारा मैपिंग कि किस तरह से कौन सा जो आर्द्र भूमि है वो किस तरह के संकट से जूझ रहा है, इस सब का पता लगाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे ये मैप में आप देख सकते हैं कि मतलब रामसर साइट्स इन इंडिया में क्या कौन कौन से हैं। तो जैसे इसमें आपको सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो न्यूज़ में रहते हैं उनको आप एक बार देख लीजिए, वो उस समय, और तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एक बार आप इसमें एक बार आप पढ़ लीजिएगा, और आपको फिर इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, ताकि आप न्यूज़ में दोबारा इसको सुनते हैं तो आपको रिकॉल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वेटलैंड समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।